नमस्कार, स्वागत आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। आप सभी को फर्स्ट इंडिया न्यूज की तरफ से महाशिवरात्रि के महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए न्यूज ब्लास्ट की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले जिक्र बिहार का, क्योंकि बजट सत्र के पहले आज कैबिनेट विस्तार संभव है, ये माना जा रहा है और 28 फरवरी को शुरू हो रहा है बजट सत्र। सूत्रों के मुताबिक नड्डा और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात में सहमति बनी। बीजेपी कोटे से कुल 5 मंत्रियों को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है और चुनाव से पहले जातिगत समीकरण के आधार पर देखने को मिल सकता है विस्तार। और इस बीच बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा भी दे दिया। एक व्यक्ति एक पद के स्थान पर यह इस्तीफा दिया है और इसीलिए बेहद खास माना जा रहा है कि इस बार बजट सत्र कैसा होगा, इस बार बजट कैसा होगा और इस बार जब कैबिनेट का विस्तार संभव है तो फिर क्या कुछ खास निकलकर सामने आएगा। एक व्यक्ति एक ही पद पर रह सकता है और ये सिद्धांत फिलहाल लागू हो गया है। 28 फरवरी को शुरू होने जा रहा है बजट सत्र। सूत्रों के मुताबिक नड्डा और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात में सहमति बन गई है और इसीलिए इस बार बिहार में बहुत कुछ खास हो सकता है और आने वाले समय में जब चुनाव भी नजदीक है तो फिर इसीलिए ये कैबिनेट विस्तार अपने आप में बेहद खास है। हर किसी की नजर इस पर टिकी हुई है। तो जैसे कि हम आपको जानकारी दे रहे थे कि बिहार में बजट सत्र के पहले आज कैबिनेट विस्तार संभव। 28 फरवरी को शुरू होने जा रहा बजट सत्र। सूत्रों के मुताबिक नड्डा और नीतीश कुमार के बीच सहमति, लेकिन इस बीच एक अहम जानकारी, सजा याफ्ता लोगों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर केंद्र का जवाब। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि सजा याफ्ता लोगों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। आपराधिक मामले में दोषी राजनेताओं की सजा काटने के बाद उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। संसद ने स्थितियों को ध्यान में रखकर यह व्यवस्था तय की है। सदन से किसी को अयोग्य करार देने की स्थितियां भी स्पष्ट है। याचिकाकर्ता ने कई पहलुओं को अस्पष्ट तौर पर पेश किया है। केंद्र सरकार ने 2016 में दाखिल याचिका को खारिज करने की मांग की और ये बेहद अहम है कि सजा याफ्ता लोगों की चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध की जो मांग थी उस पर जो फैसला किया गया है, उस पर जो जानकारी निकलकर सामने आई है, जनहित याचिका पर केंद्र का जवाब आया है और ये कहा गया है कि सजा याफ्ता लोगों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। क्योंकि अगर कोई आपराधिक मामले में दोषी राजनेता है, अगर वो सजा काट लेता है, उसके बाद वो बाहर आता है तो फिर उसका ये निजी फैसला होगा। उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंध नहीं किया जा सकता और संसद ने स्थितियों को ध्यान में रखकर व्यवस्था तय की है। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर रूसी अधिकारी का एक दावा है कि अलनूर मुसायेव नाम के अधिकारी की पोस्ट वायरल के दौरान यह जानकारी सामने आई। 1987 में डोनाल्ड ट्रंप को सोवियत संघ ने अपना जासूस बना लिया था। मॉस्को में केजीबी के 6ठे विभाग में काम करते थे ट्रंप और उनका काम पूंजीवादी देशों के बिजनेसमैन को जासूसी के लिए तैयार करना था। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन दावों को खारिज किया। इससे पहले भी ट्रंप और रूस के साथ संबंधों पर कई सवाल उठ चुके हैं, लेकिन इस बार जो ये दावा निकलकर सामने आया है वो भी रूसी अधिकारी का, ये कई तरह के सवाल खड़ा करता है। ये जो अधिकारी का दावा है ये है अलनूर मुसायेव, इस नाम का अधिकारी, जिसकी एक पोस्ट अब वायरल हो रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो बहुत जल्द सामने आएगा, ट्रंप का रिएक्शन सामने आएगा। लेकिन इसमें ये जानकारी दी गई है कि 1987 में डोनाल्ड ट्रंप को सोवियत संघ ने अपना जासूस बना लिया था। मॉस्को में केजीबी के 6ठे विभाग में काम करते थे ट्रंप और उनका काम पूंजीवादी देशों के बिजनेसमैन को जासूसी के लिए तैयार करना था। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन दावों को खारिज किया, यानी कि रिएक्शन जो सामने आया इसमें दावों को तो खारिज किया, लेकिन खुलकर जो रिएक्शन सामने आता है वो अभी तक नहीं आया है। लेकिन फिलहाल इन दावों को खारिज कर दिया गया। कितनी सच्चाई है तो जांच अगर होती है तो फिर सामने आएगा। लेकिन आपको ये बता दें कि ट्रंप और रूस के साथ संबंधों पर पहले भी कई सवाल उठ चुके हैं, यानी कुछ तो है या कुछ तो था। इसीलिए कई तरह से ये बातें निकलकर बार बार सामने आती ही रहती है। चैंपियंस ट्रॉफी के बीच पाकिस्तान में बखेड़ा, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी बर्खास्त कर दिए गए। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान सौंपी गई सुरक्षा ड्यूटी को निभाने से इनकार किया गया। बर्खास्त किए गए कर्मी पुलिस बल की विभिन्न शाखाओं से जुड़े हुए थे। आईजीपी पंजाब उस्मान अनवर ने इस मामले का संज्ञान लिया और ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की सुरक्षा में लापरवाही की गुंजाइश नहीं होती है। सूत्रों के मुताबिक लंबे समय ड्यूटी के कारण अत्यधिक बोझ महसूस कर रहे थे पुलिसकर्मी। लेकिन अब इसमें क्या सच्चाई है ये तो जग जाहिर है, हर कोई अंदाजा लगा सकता है। अभी पिछले दिनों दुबई में जिस तरीके से मैच हुआ भारत और पाकिस्तान का, और पाकिस्तान की करारी हार हुई और भारत जिंदाबाद के नारे तब भी लग रहे थे, उससे मैच से पहले भी लग रहे थे और आगे भी लगते रहेंगे। लेकिन इस बीच इस तरह की कार्रवाई, इस तरह से पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर देना कई तरह के सवाल खड़े करता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि लगातार ड्यूटी कर रहे थे पुलिसकर्मी और इसीलिए बोझ महसूस कर रहे थे और इसीलिए फिलहाल वो पद से हटे।
हे भोले शंकर पधारो। भक्ति का पर्व महाशिवरात्रि आज है। देश प्रदेश के शिवालयों में शिव भक्ति की बयार बह रही है। हर हर महादेव, भोलेनाथ के जयकारों से गूंज रहे हैं शिवालय। छोटी काशी जयपुर के शिवालयों में विशेष आयोजन किया जा रहा है। क्वींस रोड स्थित झारखंड महादेव मंदिर में शिव भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। चौड़ा रास्ता स्थित तारकेश्वर महादेव मंदिर में देर रात से श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे में हर कोई चाहता है कि सबसे पहले वो अपने महादेव को रिझा ले, शिव परिवार की पूजा कर ले। लेकिन भक्त तो भक्ति होते हैं और ऐसे में उनकी जब श्रद्धा की बारी आती है तो फिर थोड़ा सा वक्त वो ले लेते हैं। इसीलिए लंबी लंबी लाइनें नजर आने लगी हैं। गोविंद देव जी मंदिर के काला महादेव मंदिर में भी विशेष आराधना की जा रही है। शिव महिमा में डूबे श्रद्धालुओं के सैलाब से पूरे शहर का वातावरण शिवमय हो उठा है। हर तरफ बम बम भोले के गगनभेदी स्वरों की गूंज सुनाई दे रही है। भक्त बेलपत्र, धतूरा, भांग, दूध और इस तरह से अपने अपने स्तर से अपनी श्रद्धा के अनुसार शिव को अर्पित कर रहे हैं। भक्ति भावना से पूजा पाठ कर रहे हैं और शुभाशीष मांग रहे हैं। तो महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है। इस दिन उन्हीं की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इस दिन सभी लोग व्रत कर शिव जी की आराधना करते हैं। हर साल फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ये मनाई जाती है। महाशिवरात्रि के दिन भांग, धतूरा, बिल्व पत्र अर्पित किए जाते हैं और इसके अलावा ठंडाई, खीर, खोए की बर्फी, पंचामृत जैसी चीजें भी भोग में चढ़ाई जाती है। कहते तो यही है कि महाशिवरात्रि के दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, लेकिन ऐसे में आप जरा सोचिए कि वैराग्य जीवन छोड़कर जो मोह माया से ग्रसित कहते हैं ना, उसमें सम्मिलित हो गए थे महादेव, यानी कि घरेलू अवस्था में पहुंच गए थे और इसीलिए दिन बेहद खास माना जाता है। महादेव को पूजा जाता है, पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। मकर संक्रांति से शुरू हुआ आस्था के प्रयागराज महाकुंभ का समापन आज महाशिवरात्रि पर हो रहा है। अंतिम स्नान है अमृत स्नान और इस दिन मेले का समापन हो जाएगा। विधिवत रूप से 45 दिन हो गए और 45 दिन से चल रहे मेले में अब तक 65 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। महाशिवरात्रि पर अब तक 25 लाख लोगों ने स्नान किया। 13 जनवरी से शुरू हुआ था महाकुंभ मेला। संतों, महात्माओं और श्रद्धालुओं ने ऐतिहासिक आयोजन बना दिया इस महाकुंभ को। महाकुंभ में सभी 13 प्रमुख अखाड़ों ने कल्पवास किया था। नागा बाबाओं की पेशवाई और उनके अनूठे हठ योग, तपस्या, साधना ने हर किसी को अपनी ओर आकर्षित किया। प्रयागराज के बाद अगला कुंभ साल 2028 में उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर आयोजित किया जाएगा, जिसे लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। प्रदेश में कल से आंधी के साथ बारिश की संभावना है। मौसम की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं और आप अभी समझ जाइए, क्योंकि अगले 24 घंटे में तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी का अनुमान जताया जा रहा है। तेज धूप के बाद 27 फरवरी से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और इसकी वजह से प्रदेश के 7 जिलों चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, अलवर और भरतपुर में बारिश और आंधी के आसार है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो अलवर, सीकर, कोटा, जोधपुर, चूरू, श्रीगंगानगर, नागौर, फतेहपुर, दौसा, करौली, जयपुर और अजमेर में दिन के तापमान में 1 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी हुई है। लेकिन नया जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के जरिए एक मौसम बनता नजर आ रहा है, फिलहाल वो थोड़ा सा बदलाव लेके आएगा। आंधी और बारिश की संभावना फिलहाल जताई जा रही है। चलिए एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं बिहार, क्योंकि अच्छे प्रदर्शन के लिए कांग्रेस का प्लान 45 यहां पर चल रहा है। चुनावी साल की शुरुआत से कांग्रेस अब अलर्ट मोड पर आ गई है। लगातार हार के बाद अब देखते हैं कितना वो अलर्ट हुई है। देखा जाए तो बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने मोर्चा संभाल लिया है। बिहार कांग्रेस प्रभारी सचिव शाहनवाज आलम, दल का लांभा भी सक्रिय नजर आ रही हैं। सबसे पहले पार्टी की मजबूत स्थिति वाली सीटों को चिन्हित किया जा रहा है। सीट शेयरिंग की टेबल पर अपनी मजबूत स्थिति के लिए रोड मैप बन रहे हैं। कांग्रेस सहयोगी दलों से बातचीत के लिए पहले से ही होमवर्क कर रही है और इसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए पार्टी प्लान 45 पर फोकस करती नजर आ रही है। यानी कि इस बार स्ट्रैटेजी नई है, नया एक तरीका नजर आ रहा है कांग्रेस की राजनीति में, रणनीति का। लेकिन इसका कितना असर बिहार के चुनावों में पड़ता नजर आएगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा, कांग्रेस को एक नई स्ट्रैटेजी पर काम करना बेहद जरूरी है।